जय हिंद माय फेलो इंडियंस एंड नमस्कार टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। दर्शकों, ये पुनर्जन्म क्या है, जिसे रीबर्थ या रीइंकार्नेशन भी कहते हैं। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? क्या ये सभी जीवित प्राणियों में होता है या सिर्फ इंसान का ही पुनर्जन्म संभव है? क्या सभी इंसानों का पुनर्जन्म फिर से होता है? क्या पुनर्जन्म का कोई रिश्ता भगवान या आत्मा से है? क्या आत्मा का अस्तित्व है? क्या हम मरने के बाद भी कहीं ना कहीं अस्तित्व में रहते हैं? दर्शकों, इन सभी सवालों का जवाब देने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन सभी सवालों का जवाब मैंने अपने द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी और अपनी सोच से बनाया है। पुनर्जन्म, रीबर्थ या रीइंकार्नेशन किसी एक जीव का मरने के बाद फिर से जन्म लेना एक दूसरे शरीर में और अपने पिछले जन्म की बातों को याद रखना, इसको ही हम पुनर्जन्म कह सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को अपनी पिछले जन्म की बातें याद नहीं है तो उसका पुनर्जन्म होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि इसका अगला जन्म हुआ है या नहीं है, या इसका पिछला जन्म था या नहीं था, अगर था तो क्या था। इसलिए हमारी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पुनर्जन्म हम तभी कहेंगे जब एक व्यक्ति को या एक जीव को अपने पिछले जन्म की बातें याद हों। जब कोई एक व्यक्ति अपनी पिछले जन्म की यादों के बारे में बताता है और बहुत सारी उसमें वो जानकारी ऐसी देता है कि मैं पिछले जन्म में ये था, यहाँ रहता था, ये मेरा परिवार था, मैं ये काम करता था और मेरी मृत्यु इस प्रकार से हुई थी। तो ऐसे केसेस में जब हम इसकी छानबीन करते हैं तो ये दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है सोल्ड केसेस ऑफ रीबर्थ, मतलब कि पुनर्जन्म के सोल्ड केसेस, और दूसरा होता है अनसोल्ड केसेस ऑफ रीबर्थ, मतलब कि पुनर्जन्म के अनसोल्ड केसेस। उन केसेस को हम सोल्ड केसेस ऑफ रीबर्थ कहते हैं, जिसमें इस जन्म के उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी को हम कहीं पर वेरीफाई कर सकते हैं और जैसा जैसा उसने बताया है वैसा वैसा हमें कहीं पर मिल जाता है। जिस व्यक्ति के बारे में उसने बताया है कि मैं वो था, वो व्यक्ति कभी पीछे अस्तित्व में था, उसके रिकॉर्ड्स हैं, उसकी फैमिली है, और जो जो जानकारी उसने दी अगर वो सारी जानकारी वेरीफाई हो जाती है तो ऐसे केसेस को हम सोल्ड केसेस कहते हैं। और उन केसेस को हम अनसोल्ड केसेस कहते हैं जिसमें इस जन्म में बताने वाले व्यक्ति ने जो जानकारी दी वैसा हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन वह उस जानकारी पर अडिग रहा। तो ऐसे केसेस को हम अनसोल्ड केसेस कहते हैं। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब बताने वाले के पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं होता और सारी जानकारी इतनी काफ़ी नहीं होती कि वो सब पीछे कहीं वेरीफाई की जा सके। दर्शकों, अब बात आती है इस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। तो दर्शकों, इतिहास में बहुत सारे ऐसे केसेस और वो भी सोल्ड केसेस रिकॉर्डेड हैं। लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने या अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग अलग अपनी अपनी राय दी है, लेकिन अभी तक कोई भी सटीक थ्योरी इस पुनर्जन्म को लेकर उपलब्ध नहीं है। और मैंने भी इस सब्जेक्ट पर काफ़ी सालों तक रिसर्च या स्टडी की है और कुछ सवालों को लेकर मैं सालों साल इसी समस्या में रहा कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। दर्शकों, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अगर एक छोटा सा बच्चा जैसे ही वह बोलना सीखे और वो कहने लगे कि मैं तो फला फला जगह पर रहता था और मेरा नाम ये था और मेरे परिवार में इस नाम के ये लोग थे और मेरा घर ऐसा था और मैं ये काम करता था और मेरी मृत्यु ऐसे हुई थी, और फिर जाकर अगर आप उसको खुद वेरीफाई करें तब आप इसको क्या कहेंगे? इसको हमें फिर पुनर्जन्म का नाम देना पड़ता है। फिर हमें ये मानना पड़ता है कि जो पहले मरने वाला व्यक्ति था उसी व्यक्ति ने फिर से जन्म लिया है इस बच्चे के रूप में, जो आज अपनी पिछली यादों को भी बता पा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं डॉक्टर इयान स्टीवेंसन एंड डॉक्टर जिम टकर। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के दो फेलोज़ हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय इस पर लगाया है। पहले डॉक्टर इयान स्टीवेंसन
जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के लगभग आखिरी 40 साल इस पुनर्जन्म की घटनाओं को स्टडी करने, वेरीफाई करने और रिकॉर्ड करने में बिताए हैं। और उनकी लेगेसी को अब आगे जो कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर जिम टकर, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से हैं और ये आज भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप इन दोनों के बारे में बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पर ले सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस में देख सकते हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस आप यूट्यूब वीडियो में सर्च कर देख सकते हैं, जिनको देखकर आपके पास यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो सवाल ये नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए या नहीं, सवाल यहाँ पर यह है कि ये क्या है और इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, यह कैसे होता है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने एक बात लिखी है जो मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जो इंग्लिश में है। What I do believe is that of the cases we now know, reincarnation, at least for some, is the best explanation that we have been able to come up with. There is an impressive body of evidence and it is getting stronger all the time. I think a rational person, if he wants, can believe in reincarnation on the basis of evidence. इसका मतलब हिंदी में यह है कि उनका कहना है कि जितने भी अभी तक हमें इंस्टांसेस मिले हैं उन सब को देखकर कुछ लोग इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म के अलावा और कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो इन एविडेंसेस को सपोर्ट कर सके। ऐसे बहुत सारे केसेस इतिहास में मौजूद हैं और वेल इन्वेस्टिगेटेड एंड रिकॉर्डेड हैं। तो इन सब के बेस पर हमारे सामने ये सवाल तो खड़ा हो ही जाता है कि क्या रीबर्थ है। ऐसे ही इंडिया का वर्ल्ड फेमस केस शांति देवी, उसके बारे में भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं जो पहले के रिकॉर्डेड हैं और आज भी उभर कर सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में हुए बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में भी आप देख सकते हैं। रिबर्थ के केसेस जिसने भी स्टडी किए हैं उन्होंने इसमें कुछ कॉमन फीचर्स को लिस्ट किया है और मैंने भी जितने केसेस के बारे में अभी तक रीड किया है और स्टडी किया है या न्यूज़ में देखा है, मैंने भी उसके उन्हीं फीचर को मैंने भी हाईलाइट किया है। तो ऐसे कुछ कॉमन फीचर्स जो सारे केसेस में पाए जाते हैं, मैं यहाँ पर एक एक करके बताने जा रहा हूँ। ज़्यादातर केसेस में छोटे बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे ही वो व्यक्ति होते हैं जो बताते हैं कि मैं अपने पिछले जन्म में कोई दूसरा व्यक्ति था या थी और उसके बारे में ज़्यादा वो डिटेल्स देते हैं। जैसे ही वो बड़े होते हैं और बोलना सीखते हैं, धीरे धीरे वो बताने लगते हैं और पूरा बोलना सीखने के साथ ही वो लगभग सारी बातें बताने लगते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही पाया गया है कि कोई पिछले जन्म वाला कोई ऑर्डिनरी आदमी, मतलब कोई साधारण व्यक्ति ही था जिसके बारे में वो बताते हैं, ना कि कोई बहुत बड़ा रईस या बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी था। और ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि उसकी मृत्यु भी रिसेंटली ही हुई थी। और इसमें यह भी पाया गया है कि जिस व्यक्ति के बारे में वो बताते हैं या तो वो उन्हीं के परिवार में से कोई पहले मरा हुआ व्यक्ति होता है या फिर कोई बिल्कुल अजनबी होता है। और इसके अलावा सबसे ख़ास बात ये भी देखी गई है कि कुछ केसेस में उन बच्चों में पिछले जन्म से आए हुए कुछ बर्थ मार्क्स या बर्थ डिफेक्ट्स भी उन्हें कहते हैं, मिलते हैं। जैसे कि अगर पिछले जन्म में किसी के कहीं पे कुछ चोट लगने से मृत्यु हुई है तो उस अगले जन्म लेने वाले बच्चे में ऐसा कोई ना कोई निशान कहीं ना कहीं पे लगभग उसी लोकेशन के आसपास ऐसा कोई निशान होता है। अगर कोई गोली से मरा है तो गोली का निशान, अगर कोई किसी हथियार से मरा है तो उस हथियार के कटने का निशान। तो ऐसे मार्क्स को हम बर्थ मार्क्स या बर्थ डिफेक्ट्स कहते हैं और ऐसा पाया गया है कि पिछले जन्म की घटनाओं से उनका कोई ना कोई संबंध होता है। और ये भी पाया गया है कि ऐसे बच्चों में ये पिछले जन्म की कहानी बताने के अलावा और कोई भी असाधारण या एबनॉर्मलिटी नहीं होती। साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल फिट होते हैं, उनका इंटेलिजेंस और उनकी बातचीत बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। सिर्फ फ़र्क इतना ही होता है कि वो इस बात पर अड़े रहते हैं कि वो कोई और थे, उनके माँ बाप कोई और थे, उनका घर कहीं और था और उनके परिवार के सदस्य
और कोई थे, जिनके ज़्यादातर वो नाम भी बता देते हैं और वो ये भी बता देते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। और ज़्यादातर केसेस में ये भी पाया गया है कि अगला जन्म लेने वाला जो व्यक्ति, जो बच्चा है, उसकी बहुत सारी आदतें, उसके शौक़ और उसका इमोशनल बिहेवियर भी पिछले जन्म वाले व्यक्ति से बहुत मेल खाता है। वह बच्चा जब छोटी उम्र में खेलना शुरू करता है तो उसके खेलने का जो थीम होता है वो ज़्यादातर वही होता है जो पिछले जन्म वाले व्यक्ति का कोई भी, जैसे बिजनेस या काम या जो भी वो काम करता था, वैसे ही इस बच्चे के अंदर भी उसके जो खेल हैं उसमें वही थीम देखने को मिलती है। जैसे अगर पिछले जन्म में एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई ठेला लगाता था या कुछ सामान बेचता था, तो ये बच्चा जो है, जो उसके बारे में बता रहा है कि मैं वो था, वो अपने खेल में कोई चीज़ बेचने या दुकान खोलने या ऐसे ही कुछ काम करना ज़्यादातर पसंद करता है। और ऐसे बच्चों में अपने पिछले जन्म के परिवार को लेकर इमोशंस भी देखने को मिलते हैं। और ये भी पाया गया है कि पिछले जन्म में जिस चीज़ से या जिस वजह से या जिस घटना से उसकी मृत्यु हुई थी, वह बच्चा इस जन्म में भी उन चीज़ों से, वैसी आवाज़ों से और वैसे सामान और वैसी जगह से उसके अंदर एक डर होता है। और देखा गया है कि उसकी पसंद, नापसंद और जो उनका फेवरेट फूड है वो भी पिछले जन्म के व्यक्ति के साथ मैच करता है। कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि जो इस जन्म में लेने वाला जेंडर है वो पिछले जन्म वाले व्यक्ति के जेंडर से अलग भी पाया गया है। मतलब कि लड़का एक लड़की के रूप में जन्म ले सकता है, एक लड़की एक लड़के के रूप में जन्म ले सकती है, और इसके अलावा अलग अलग फैमिलीज़, अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन में भी जन्म लेते हैं। ज़्यादातर ये पाया गया है कि लगभग 30-35 महीने की उम्र के बाद बच्चा ये बताना शुरू कर देता है और लगभग 2 से 5 साल की उम्र तक आते आते वह लगभग सारी बातें वो बता देता है। और फिर लगभग 5 से 8 साल के बीच में, मतलब 7 साल के बाद, लगभग वह उसके ऊपर उन पिछली यादों का असर कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये कॉमन पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि जो इस जन्म में बताने वाला है वह अपने पिछले जन्म के लाइफ के लगभग आखिरी हिस्से के बारे में बताता है। तो दर्शकों, अब हम अपने अगले सवालों पर आते हैं। पुनर्जन्म कैसे होता है और ये क्यों होता है? दर्शकों, इस पुनर्जन्म के बारे में, इसका रहस्य जानने के लिए मैंने भी बहुत समय लगाया है। बहुत सारे केसेस को स्टडी करने के बाद मैंने बहुत सोचा है और लगभग ये बात है 2011 के आसपास, जब मुझे लगभग सारी सवालों का जवाब मिल चुका था। बस एक सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पा रहा था कि ये कैसे होता है। उन फीचर्स में, जैसा कि मैंने बताया कि बर्थ मार्क्स या बर्थ डिफेक्ट्स, ये समस्या मेरे सामने सालों साल खड़ी रही और इस समस्या का हल मिलना मुझे लगभग नामुमकिन ही लग रहा था, क्योंकि मैं एक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में आना या इसमें किसी आत्मा का रोल होना, मैं इन चीज़ों के ऊपर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी समय इसके ऊपर लगाया है। लगभग मुझे आज इस केस स्टडीज़ करते हुए और उनका सॉल्यूशन निकालते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। और इसी कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले 2 वीडियो भी बनाए हैं, जिसमें एक में मैंने बताया है कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, और दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि हमारी ब्रेन में हमारी मेमोरीज और कॉन्शियसनेस ये कैसे काम करती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आगे चलने से पहले आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि उन कंसेप्ट्स का इस्तेमाल मैं अपने इस वीडियो में अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूर करूँगा। पुनर्जन्म कैसे होता है और क्यों होता है, ये जानने के लिए अब हम कुछ बेसिक्स के बारे में पहले फिर से बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि अगर एक व्यक्ति मरने के बाद कहीं पैदा होता है और पैदा होने के बाद जो वो पैदा हुआ बच्चा है अभी, वो ये कहता है कि मैं वो व्यक्ति था, मैं पिछले जन्म में वो व्यक्ति था, मुझे अपना पिछला जन्म की ये घटनाएं याद हैं,
मेरा घर यहाँ था, मेरा परिवार ये था, वो ये सब बातें जब कहता है तो यहाँ पर हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि मैं से हमारा मतलब क्या है। इसी के लिए मैंने एक वीडियो जो बनाया है जिसमें उसमें आप इस चीज़ की डिटेल में देख सकते हैं। तो उस वीडियो से देखने के बाद अब आप जानते हैं कि मैं से मतलब है मेरी याददाश्त, जो मेरी मेमोरीज़ हैं वही मैं हूँ। अगर ये मेमोरीज़ मेरे साथ हैं तो ही मैं हूँ, और अगर ये मेमोरीज़ मेरे साथ नहीं रही या हटा दी गई या हट गई तो मैं नहीं रहा। इसके अलावा जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसके बारे में भी मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है। अगर आप कॉन्शियसनेस को समझें तो कॉन्शियसनेस का जन्म हमारे अंदर, हमारी जो जन्म लेने की पूरी कहानी है उसमें बहुत पहले हो जाता है, और इस कॉन्शियसनेस के जन्म के साथ ही हम अपनी जो मेमोरीज़ हैं अपनी मेमोरीज़ बनाने लगते हैं। उस कॉन्शियस होकर ही हम ये सोच समझ या मान सकते हैं कि मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ। तो ये कॉन्शियसनेस और हमारी मेमोरीज़, इनका कॉम्बिनेशन ही मुझे मैं बनाता है। मेरा मेरे शरीर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर मेरी मेमोरीज़ मेरे साथ किसी दूसरे शरीर में चली जाएं तो मैं अपने आप को वही समझूंगा और इस शरीर को मैं अपना पिछला जन्म समझूंगा, और याद तो मुझे सब कुछ पहले से भी रहेगा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने ये निष्कर्ष निकाला था कि अगर एक बच्चा ये कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में कोई दूसरा व्यक्ति था, तो ऐसा क्या चीज़ है जो वह उस व्यक्ति से इस व्यक्ति में ट्रांसफ़र हुई हो। बेशक उस पहले वाले व्यक्ति के मरने के बाद, और हो सकता है काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि काफ़ी समय बाद। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा कि कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा कि फिल्म में, एक बॉलीवुड की फिल्म है कि एक यहाँ पे एक व्यक्ति मरा और वहाँ पे एक दूसरा बच्चा इंस्टेंटली जन्म लिया। ऐसा नहीं है। इन केसेस में ज़्यादातर बीच में बहुत समय है, उसमें साल भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के मरते के साथ ही जो बच्चा पैदा होगा सिर्फ वही उसका अगला जन्म हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे का जन्म, जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसका जन्म तब नहीं होता, उसका जन्म तो काफ़ी पहले वूम के अंदर हो चुका होता है। उसका बाहर आना को हम जन्म लेना कहते हैं, लेकिन वह अस्तित्व में तो बहुत पहले आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी का अगला जन्म होना है तो जिसमें उसका अगला जन्म होगा उस बच्चे का, अगर वह बच्चा उसके मरने से काफ़ी पहले पैदा हो चुका है तो उसका अगला जन्म उस बच्चे में कभी नहीं हो सकता। और जो लोग आत्मा के कंसेप्ट को समझते हैं वो भी इस बात को बोलते हैं कि एक आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में आएगी, तभी वह शरीर भी अगला जिंदा होगा। इसका मतलब है कि एक बच्चा अगर पहले ही 2-3 साल का हो चुका है तो वो बच्चा अचानक ही नहीं कहेगा कि मैं तो वो व्यक्ति था। तो आत्मा को मानने वाले लोग भी इस कंसेप्ट को मानते हैं, और मैं भी इस कंसेप्ट को मानता हूँ कि एक व्यक्ति के मरने के बाद एक दूसरा बच्चा जब अस्तित्व में आता है, वोम या गर्भ के अंदर होता है, और उसकी कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, तभी ऐसा संभव है। ये मैं भी मानता हूँ। तो एक व्यक्ति के मरने के बाद कुछ समय पश्चात एक बच्चा कहीं पर पैदा होता है और वो ये कहने लगता है कि मैं वो था, मुझे ऐसे मेरी मृत्यु हुई थी, मेरे परिवार के लोग ये थे। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और ये हमारे सामने भी है, इससे हम बच नहीं सकते कि इस बच्चे के अंदर उस व्यक्ति की याददाश्त, मेमोरीज मौजूद है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इस बच्चे के अंदर उस व्यक्ति की मेमोरीज हैं, और वो मेमोरीज भी ऐसी स्टेज पर आई हैं जब उस बच्चे ने अपने आप को एक अलग इंसान स्थापित नहीं किया था। इसका मतलब है कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस का जब जन्म हुआ और जब उसने मेमोरीज बनाना शुरू किया, उस समय ही अगर उस बच्चे को वो मेमोरीज मिल जाएं तो उस बच्चे के लिए वो मेमोरीज अपनी मेमोरीज होंगी। उनको वो किसी की सुनाई हुई कहानी या दिखाई हुई फिल्म नहीं समझेगा।
उनको वो अपनी मेमोरी ही समझता है और उसको सारा एक्सपीरियंस और सारी लर्निंग, सारी फीलिंग्स उस मेमोरी से मिल जाती हैं। और उस बच्चे को कितना भी कोई कहे पर वो ये बात नहीं मान सकता कि वो उसके खुद के एक्सपीरियंसेस और खुद की मेमोरी नहीं है। तो यहाँ पर हम ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मेमोरीज अगर किसी तरीके से उस व्यक्ति के मरने के बाद एक दूसरे जन्म लेने वाले बच्चे के अंदर पहले से आ जाए तो वह बच्चे के पास सिर्फ यही कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा कि वह उस पहले वाले व्यक्ति का अगला जन्म है, और जो कुछ भी उसको याद है वो सारे एक्सपीरियंसेस उसके अपने एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। दर्शकों, जितने भी कॉमन फीचर्स मैंने इन रीबर्थ के केसेस में आपको बताए थे उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था बर्थ मार्क्स या बर्थ डिफेक्ट्स, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर उनमें ये था कि पिछले जन्म वाले व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वह कोई नॉर्मल डेथ नहीं होती, वो बहुत ही सडन या बहुत ही वायलेंट डेथ होती है। ज़्यादातर लगभग ऑलमोस्ट सारे केसेस में यही पाया गया है कि जिस व्यक्ति का अगला जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अचानक या बहुत ही वायलेंट तरीके से हुई है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब एक व्यक्ति की अगर मृत्यु नॉर्मल तरीके से हो रही है, जैसे कि बूढ़ा होने से या लंबी बीमारी के बाद उसकी मृत्यु हो रही है, तो उसका अगला जन्म लगभग पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस में मैं ये मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर बहुत अचानक या वायलेंट नहीं भी है, लेकिन उसके अंदर उसकी असमय मृत्यु है और उसके अंदर जीने की बहुत ही तीव्र इच्छा है, तो हो सकता है कि उसका भी अगला जन्म हो जाए। ये मेरा अपना मानना है। बाकी जो सडन डेथ और वायलेंट डेथ वाले केसेस हैं उसमें एक बहुत ही रीजनेबल फैक्टर है जिससे कि उसका अगला जन्म होता है। दर्शकों, आप जानते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल जैसे आप लोग करते हैं, तो आप जानते हैं कि एक डेस्कटॉप या एक लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर जिसमें कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ है, तो उसको हम अचानक बंद नहीं करते, क्योंकि उसमें जो रैम है उसमें सारी फाइल्स ओपन होती हैं, और जो फाइल्स ओपन हैं उनके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है, उनको अचानक बंद करने से जो ओरिजिनल फाइल मेमोरी उसकी हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में हैं वो करप्ट हो सकती हैं, वो ख़राब हो सकती हैं। इसलिए हम कंप्यूटर को बंद करने से पहले उसको शट डाउन की कमांड देते हैं, जिससे वो अपनी सारी ओपन फाइल्स को धीरे धीरे बंद करने लगता है। अगर सेव करनी है तो सेव करने के बाद, और अगर सेव नहीं करनी है तो अनसेव्ड को, लेकिन वो प्रॉपरली शट डाउन होने लगता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को पहले बता दिया जाता है कि अब बंद होना है तुम्हें, और फिर वह बंद होने लगता है। लेकिन अगर हम अचानक बंद कर देते हैं तो कई बार हमने देखा है कि हमारी जो फाइल्स हैं या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो जाता है, और जब वह रीस्टार्ट भी होता है तो उसमें एक स्कैन डिस्क या जो फाइल रिपेयरिंग का एक स्कैन डिस्क भी स्टार्ट हो जाती है, ताकि अगर कुछ डैमेजेस हुए हैं हमारे उस डेटा में तो वो रिकवर या रिपेयर हो सकें। दर्शकों, हमारा दिमाग भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से काम करता है। हमारे दिमाग में भी एक रैम है, लेकिन जो कंप्यूटर में रैम थी वो वैसी रैम नहीं है। कंप्यूटर में जो रैम है उसका जो पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रैम मैं अपने दिमाग में कह रहा हूँ उसका नाम है रेडिली अवेलेबल मेमोरीज। तो रेडिली अवेलेबल मेमोरीज वो मेमोरीज होती हैं जो हर समय हमें याद रहती हैं। अगर कोई सवाल आपसे पूछता है उसका जवाब देने के लिए अगर आपको थोड़ा सा सोचना नहीं पड़ता, तो ऐसी मेमोरीज को मैं रेडिली अवेलेबल मेमोरीज कह रहा हूँ, जो हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती हैं। जब एक व्यक्ति अपने पूरे होशो हवास में है, उसको जितनी चीज़ें याद हैं जिनका जवाब देने से पहले उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी की सारी मेमोरीज उसके कॉन्शियस माइंड में रहती हैं, जिसको मैं रेडिली अवेलेबल मेमोरी कह रहा हूं। ऐसे ही जब कंप्यूटर में जो फाइलें पहले से ओपन हैं या अभी रिसेंटली आपने ओपन की थी, उनको दोबारा खोलना या उनको
दोबारा से उस पर कुछ काम करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जैसे ही आप किसी नई एप्लीकेशन या किसी नई फाइल को एक्सेस करते हैं तो कंप्यूटर को थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी हार्ड डिस्क वाली मेमोरी में से उसको निकाल के रैम में लाने में। ऐसे ही जब हमें कोई बात याद नहीं है इस समय और कोई हमसे कोई सवाल पूछता है तो उससे रिलेटेड जो मेमोरीज हमारे पास है हम भी उस मेमोरीज को अपनी हार्ड वायर्ड ब्रेन में से निकाल कर लाते हैं और उसका हम आंसर देते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने आप भी कर सकते हैं। आप एक सोते हुए किसी व्यक्ति को अचानक उठाओ और उससे आप उसका फ़ोन नंबर भी अगर पूछो तो उसको बताने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप उससे अगर उसकी क्वालिफिकेशन भी पूछो तो उसको बताने में भी उसको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर एक होशो हवास में चलते फिरते व्यक्ति से आप यही बातें अगर पूछेंगे तो शायद उसको बताने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो जिन बातों को बताने में हमें समय लग रहा है वे हमारे ब्रेन में हार्ड वायर्ड मेमोरीज हैं और वहाँ से उनको हम रिकलेक्ट करके अपने कॉन्शियस ब्रेन में जब लेके आते हैं फिर उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम उन चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। एक ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो जाती है तो उस ब्रेन के पास अपने आप को पूरी तरह से बंद करने का समय अगर नहीं मिला तो उसकी जो मेमोरीज उस समय कॉन्शियस ब्रेन में थी वो भी पूरी तरीके से वापस बंद नहीं होती हैं। ऐसे ब्रेन्स की वो मेमोरीज पहले मैं यही मानता था कि एक किसी फॉर्म में एनवायरनमेंट में मतलब कि ब्रेन से बाहर निकल जाती हैं। तो पहले अब इसके ऊपर कुछ और भी रिसर्चेज हुई हैं। तो उससे पहले मैं यही मानता था, मेरा यही कहना था कि किसी ऐसी फॉर्म में वो मेमोरीज उस अचानक मरने वाले व्यक्ति के ब्रेन से या वायलेंटली मरने वाले व्यक्ति के ब्रेन से बाहर निकल जाती हैं। वो कोई ऐसी फॉर्म है जिस फॉर्म को अभी तक हम नहीं समझते, लेकिन उस फॉर्म को कोई दूसरा ब्रेन ही रीड कर सकता है। तो मेरा ये मानना था और मेरा ये दावा था कि एक ना एक दिन उस फॉर्म के बारे में हमें कोई ना कोई जानकारी और स्टडीज़ मिल जाएंगी और कोई ना कोई उसके बारे में रिसर्च करके पता लगा लेगा कि किस फॉर्म में ये मेमोरीज बाहर निकलती हैं। एक नॉर्मल तरीके से मरने वाले व्यक्ति के शरीर से या उसके ब्रेन से ऐसी कोई मेमोरीज बाहर नहीं निकलती और इसलिए उसका अगला जन्म होना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक अचानक और वायलेंटली मरने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है कि उसकी जो मेमोरीज हैं वो बाहर निकल जाएं और फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मेमोरीज किसी दूसरे शरीर को मिल जाएं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि वो मेमोरीज किस फॉर्म में बाहर निकलती हैं और उसे कौन और क्यों रिसीव कर सकता है। इसके ऊपर कुछ रिसर्चेज हुई हैं रिसेंटली जिसमें बायोलॉजी, साइकोलॉजी ये सब सब्जेक्ट्स और इनके एक्सपर्ट्स कोई सफिशिएंट आंसर नहीं दे पाए, कोई सफिशिएंट थ्योरी नहीं बता पाए इस रीबर्थ या रीइंकार्नेशन के ऊपर। तो इसमें फिर हमारे कुछ मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। आपने अगर सुना हो सर रोजर पेनरोज, उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे दिमाग के अंदर सेल्स के अंदर एक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसको कहा गया है माइक्रोट्यूब्यूल्स। उन माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वांटम लेवल पर स्टोर होती है और वो इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट में रिलीज हो सकती है और वो उसी को उन्होंने कॉन्शियसनेस कहा है। तो कॉन्शियसनेस हमारी वह जो प्रॉपर्टी है जो हमें कॉन्शियस बनाती है, वो कॉन्शियसनेस का जो स्टोरेज हमारे माइंड में है वो क्वांटम लेवल पे होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट इसमें काम करते हैं जैसे कि सुपरपोजिशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट आदि। उस सब डिटेल में ना जाकर हम सिर्फ उसके रिजल्ट के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। क्वांटम इंफॉर्मेशन जब हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो होती है वो दिमाग से इजेक्ट हो सकती है और अगर वो ब्रेन शटडाउन नहीं हुआ ठीक से तो वो एज इट इज़ बाहर निकल सकती हैं। उसमें इंफॉर्मेशन जो है उसमें मेमोरीज भी हैं, सारी मेमोरीज नहीं होती। उस मरने वाले व्यक्ति की सारी मेमोरीज नहीं होती, उसकी कुछ रिसेंटली
और इम्पॉर्टेंट मेमोरी ही उसमें होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसे कंप्यूटर में रैम है, ऐसे ही हमारे माइंड में रेडिली अवेलेबल मेमोरी, या आप कह सकते हैं रेडिली एक्सेसिबल मेमोरी, वो मेमोरी जो हमारी कॉन्शियस ब्रेन में रहती हैं, सिर्फ वही मेमोरी हमारी उसमें से बाहर निकल सकती है। तो अब हमें यहाँ तक ये बात का आइडिया लगा कि भाई एक ब्रेन अगर अचानक डेड हो जाए, अपने आप को पूरी तरीके से शट डाउन करने का उसको समय ना मिले, मतलब किसी की अचानक या वायलेंट डेथ हो जाए, तो ऐसे केसेस में मेमोरी का जो सेट ऑफ मेमोरीज क्वांटम इंफॉर्मेशन के रूप में ब्रेन से बाहर निकलकर इस यूनिवर्स में कहीं पर रह सकती है। इस चीज को अगर हम कहें तो जो वो इंफॉर्मेशन है वही उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस थी। तो यहाँ पर हमारे, जैसे कि हमारे रिलीजन में ये कहा जाता है कि आत्मा, तो यहाँ पे आत्मा को मैं इक्वल कर रहा हूँ कॉन्शियसनेस के। एक आदमी के अंदर की कॉन्शियसनेस उसकी आत्मा है, उसके पास उसकी ज़रूरी या ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेमोरीज हैं वो भी रहती हैं। तो ये एक फॉर्म है जिसमें कि मेमोरीज एक ब्रेन से बाहर निकलकर अस्तित्व में रह सकती हैं। जैसा कि हमारा एक सवाल था कि क्या मरने के बाद भी हम कहीं अस्तित्व में रह सकते हैं? यस, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक वायलेंटली हुई है और उसका ब्रेन उस व्यक्ति के मरने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो पाया था, तैयार नहीं था, तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बाहर निकल सकती है। और जब कॉन्शियसनेस शरीर से बाहर है तो इसका मतलब वो व्यक्ति शरीर से बाहर है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस आए हैं, देखने को मिले हैं, जिसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, NDEs। तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में लोगों ने बताया है कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। उस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत स्टडीज़ नहीं की हैं और मेरा उसमें बहुत ज़्यादा यकीन भी नहीं है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हमारे ब्रेन के टोटली बंद होने से पहले के अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जो आदमी को लगता है कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे भी हुए हैं, तो उसके बारे में मेरे पास कोई पुख्ता थ्योरी नहीं है और उसके ऊपर मैं इतनी आसानी से यकीन भी नहीं कर रहा हूँ। मैं रिबर्थ पर भी मैंने इतनी आसानी से यकीन नहीं किया था जैसे कि। तो अब बात आती है कि अगर वो कॉन्शियसनेस शरीर से या दिमाग से निकलकर इस यूनिवर्स में है तो वो कहाँ या किस में वापस जा सकती है। इस कॉन्शियसनेस की थ्योरी के ऊपर बहुत सारे आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। आप बहुत जो रॉजर पेनरोज एंड हैमरॉफ नाम से एक और वैज्ञानिक हैं, उनकी एक बुक भी है, क्योंकि दोनों ने ज्वाइन होकर एक बुक भी लिखी है। काफ़ी लंबी बुक है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। उसमें लगभग 900 पेजेस हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कैसे फिज़िक्स या मैथमेटिक्स की हेल्प से हम इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि एक ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकल सकती है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बाहर निकल सकती है। अब बात आती है कि ये कॉन्शियसनेस को रिसीव कौन करेगा। तो एक बच्चा, जैसे कि मैंने एक अपने ब्रेन, कॉन्शियसनेस, मेमोरीज और अस वाले वीडियो में बताया है, आप उसको देख सकते हैं। एक बच्चा जब एक कॉन्शियसनेस को जन्म देने वाला है अपने अंदर, उसका ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है, तो ऐसी जो कॉन्शियसनेस यूनिवर्स में है वो उसको रिसीव कर सकता है और उसके पास उसको पढ़ने का हार्डवेयर भी है। तो एक सॉफ्टवेयर हवा में है, यूनिवर्स में है, और उसको पढ़ने का हार्डवेयर उस बच्चे के ब्रेन में बन चुका है। जैसे कि आपके जो फ़ोन, आपका हार्डवेयर है, वो सिग्नल रिसीव करता है, आपको आवाज़ें सुनती हैं और आप कॉल करते हैं, या आप वायरलेस इंटरनेट से आप नेटवर्क पे यूट्यूब पर वीडियोस या कोई ऑडियो आप देख सकते हैं।
सेम ऐसे ही जब वो हार्डवेयर रेडी हो चुका है तो वो उस सॉफ्टवेयर, क्योंकि कॉन्शियसनेस यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की तरह है, वो क्वांटम लेवल पे स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है और वो ब्रेन उसको रिसीव कर सकता है। और एक पहले से डेवलप्ड ब्रेन, मान लीजिए कोई 10 साल का, कोई 12 साल का या फिर कोई एडल्ट व्यक्ति है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है अपनी बन चुकी है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी बन चुकी है, वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके प्रोसेस नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा, जैसा कि मैंने इन रीइंकार्नेशन के या रिबर्थ के केसेस में बताया, एक छोटा बच्चा ही होता है जो हमेशा ये बोलता है कि मेरा पिछला जन्म कुछ और था, मैं पहले कोई और व्यक्ति था। उसके अंदर वो आ जाती है, वो उसको रिसीव कर सकता है और रीड कर सकता है। जब उस ब्रेन ने उसको रिसीव कर लिया और रीड कर लिया तो उस बच्चे के पास उन्हें अपना मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उनको वो अपना ही मानता है, उन सारी मेमोरीज और उस एक्सपीरियंसेस और जितनी भी चीज़ें उस इंफॉर्मेशन में, उस क्वांटम इंफॉर्मेशन में आई हैं, उन सब को वो अपना लेता है। वो आदतें, वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो फेवरेट फूड का होना, वो सब चीज़ों को वो अपना मान लेता है। और फिर जब वो बोलना सीखता है तो वो सब बताने लगता है। और उस मेमोरीज में काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। उन चेहरों को पहचान सकता है जो उस पिछले जन्म वाले व्यक्ति के फैमिलीज़ में थे या उसके दोस्त थे, और उन खास घटनाओं के बारे में भी वो बता सकता है। और ज़्यादातर केसेस में उस पिछले व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है वो ये भी आराम से बता सकता है, क्योंकि आखिरी समय की जो मेमोरीज हैं और जो इम्पोर्टेंट मेमोरीज हैं वही कॉन्शियसनेस के साथ ब्रेन से बाहर आती हैं और वही उस बच्चे ने रिसीव की हैं। तो एक पुनर्जन्म कैसे होता है, इस पर मैंने ये सब बताया। अगर हम बात करें कि क्यों होता है, तो पहली बात तो मैंने बताई कि जब कोई ब्रेन जो कि अभी बंद होने के लिए, उस व्यक्ति के मरने पर, अचानक मरने पर, वायलेंटली मरने पर बंद होने के लिए तैयार नहीं है, उस केस में ही कॉन्शियसनेस बाहर निकल सकती है। अब ये कॉन्शियसनेस इस यूनिवर्स में, नेचर में जो डेवलप हुई है, तो जो डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ऐसी थ्योरी के बेसिस पे, कुछ ऐसे ही बेसिस बनाकर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस भी एक ऐसा डेवलपमेंट है इस नेचर का जो अपने आप को इतनी आसानी से ख़त्म होने देना नहीं चाहता। वह कॉन्शियसनेस भी जल्दी से एंड होना नहीं चाहता। एक व्यक्ति से अगर आप पूछो तो कोई भी एक आम आदमी मरना नहीं चाहता, क्योंकि वो कॉन्शियस है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता। तो अगर कॉन्शियसनेस को की ये प्रॉपर्टी है कि वह अपने आप को कंटिन्यू रखना चाहती है, तो ऐसा होना बहुत संभव है। जैसा कि मैंने बताया कि अचानक मरने वाले व्यक्ति या वायलेंटली मरने वाले व्यक्ति की कॉन्शियसनेस उसके शरीर से, उसके ब्रेन से बाहर निकल जाती है अपने आप को सरवाइव रखने के लिए। जिसकी कॉन्शियसनेस बाहर है वो व्यक्ति भी अपने शरीर से बाहर है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी मेमोरीज या अपनी कॉन्शियसनेस ही होता है। अब एक हमारा सवाल था कि क्या सभी जीवित प्राणियों में ये रिबर्थ, रिइंकार्नेशन संभव है? इस बेसिस पर मैं ये कहूँगा कि जिनकी कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप्ड है, जो जीव कॉन्शियस हैं, उनके साथ ऐसा संभव है। लेकिन हमारा एक सवाल और था कि क्या सभी का पुनर्जन्म होता है? तो मैं ये कहूँगा कि नहीं, सभी का पुनर्जन्म नहीं होता। स्पेशल केसेस में जिसमें कॉन्शियसनेस को शट डाउन होने का, ब्रेन को शट डाउन होने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ ऐसे केसेस में ही पुनर्जन्म संभव है। और मेरा अलग से भी ये मानना है कि अगर हमारी जीने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो भी ऐसा हो सकता है कि हम एक नॉर्मल डेथ के बाद भी हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो जिंदा रहे। और ये कॉन्शियसनेस जब इस यूनिवर्स में है, अगर ये कहीं आसपास रहती है तो शायद इसके अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता, शायद इसके अंदर देखने सुनने की क्षमता बिना आँख बिना कान के की भी हो सकती है। दर्शकों, अभी तक बताई गई मेरी थ्योरी में भगवान या आत्मा, जिस आत्मा को अगर हम कॉन्शियसनेस से अलग समझते हैं, तो उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन
जब मैं आत्मा के बारे में अगर स्टडी करना चाहता हूँ तो मुझे आत्मा उस कॉन्शियसनेस के अलावा और कुछ नज़र नहीं आती। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये बच्चा है, ये पैदा होने के बाद ये कितनी उम्र के बाद ये अपनी पिछली मेमोरीज का जो इम्पोर्टेंस है वो खोने लगता है। 6-7 साल की उम्र के बाद उस बच्चे के अंदर उन मेमोरीज को लेकर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं बचता, उसके लिए वो उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में, ब्रेन कॉन्शियसनेस मेमोरीज के वीडियो में मैंने बताया था कि 6 से 7 साल की उम्र के बीच में जो हमारी ब्रेन की वायरिंग है वो पूरी दोबारा से रीवायरिंग होती है और हमारी पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे डेवलप होती हैं। तो उस रीवायरिंग के दौरान जो मेमोरीज उसने कभी बहुत ही छोटी उम्र में ली थी वो सब धीरे धीरे खोने लगती हैं या हल्की होने लगती हैं, और उसकी जो इमोशंस हैं पिछली लाइफ को लेकर, उन मेमोरीज को लेकर, वो भी कम होने लगती है और बाकी ज़िंदगी वो अपनी आसानी से नॉर्मल जीने लगता है। लेकिन जितनी बातें अगर वो उससे पहले बता चुका है वो बातें सब उसके साथ रहती हैं, लोग भी उसको याद दिलाते रहते हैं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस उसके लिए कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ज़्यादातर ये पाया गया है कि ये जितने भी रीबर्थ होते हैं कुछ एक केसेस को छोड़कर आसपास के एरिया में होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में, लगभग सेम कल्चर और सेम लैंग्वेज वाले जगह पर होते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें किसी इंग्लिश कल्चर में रहने वाले व्यक्ति का जन्म हिंदुस्तान में हुआ और वह बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, बोलने लायक हुआ, तो उसने इंग्लिश एक्सेंट में ही बोलना शुरू किया। यूएस एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, ऐसे एक्सेंट में ही उन्होंने बच्चों ने बोलना शुरू किया। उनको पहले से ही वो लैंग्वेज आती थी, जिसको देखकर उनके परिवार वाले भी हैरान हैं। ऐसे कुछ वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। कुछ न्यूज़ चैनल्स ने ऐसे केसेस को कवरेज भी दी है रिसेंटली, आप उनको चेक कर सकते हैं। दर्शकों, जितना मैंने अभी तक बताया और जितनी थ्योरी मैंने अभी तक बताई है ये मैंने बहुत साल पहले डेवलप कर ली थी। मेरे दिमाग में ये थ्योरी बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन एक फीचर जो मैंने आपको बताया था जो रेयरली मिलता है देखने के लिए, उसका जवाब मेरे पास नहीं था सालों साल, जो कि था, आपको मैंने बताया था, बर्थ मार्क्स या बर्थ डिफेक्ट्स भी उनको बोलते हैं। पिछली लाइफ में उस व्यक्ति के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ किसी हथियार से या किसी एक्सीडेंट से, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो ऐसी ही लोकेशन पे ऐसे ही कुछ निशान भी उस बच्चे में मिलते हैं जो ये बताता है कि मैं पिछले जन्म में वो व्यक्ति था और मेरी ऐसे मृत्यु हुई थी। इसका जवाब मुझे अभी तक कहीं से नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर वो मेमोरीज, वो कॉन्शियसनेस उसके ब्रेन में ट्रांसफर हुई है तो उसके शरीर पर उसका असर कैसे आ सकता है। दर्शकों, इसका जवाब मुझे अचानक मिला। इसका जवाब मुझे अपने खुद के एक्सपीरियंस से मिला। ये कहानी है उस समय की जब मैं एक बार, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पर, हमारे घर के पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर GTB हॉस्पिटल। तो उस हॉस्पिटल में मैं गया था अपने कुछ मेरा डॉक्यूमेंट्स वर्क था वहाँ पे, मुझे कुछ शायद मेडिकल लेके आना था। तो मैं वेटिंग में था और मैं उस समय जो इमरजेंसी या कैजुअलिटी रूम होता है मैं वहाँ पर था और किसी डॉक्टर के आने का मैं इंतज़ार कर रहा था। 2-3 वहाँ पे डॉक्टर थे जो इमरजेंसी केसेस थे उनको अटेंड करने में लगे हुए थे। और सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन कैसी है वो आप जानते ही हैं, बहुत सारे वहाँ पर केसेस आते रहते हैं और बहुत सारे केसेस वहाँ पर अनअटेंडेड काफ़ी देर तक वेटिंग में पड़े रहते हैं। तो उस समय मेरे सामने एक केस आया, लगभग एक 12 से 15 साल का वो लड़का था और किसी एक्सीडेंट में उसके पैर में चोट लगी थी। उसका जो लेफ्ट लेग है उसकी हड्डी टूटी हुई थी लगभग यहाँ से, तो पंजे के ऊपर और घुटने के बीच में उसकी हड्डी टूट के अलग हुई थी और उसकी स्किन को फाड़ कर, मतलब शार्प हड्डी का टुकड़ा बाहर आया हुआ था जो कि नज़र भी आ रहा था साफ साफ। और वह
वेटिंग में था कि कोई डॉक्टर आएगा, उसको अटेंड करेगा, और मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था और मैं उसको देख रहा था और मैं उसके दर्द को महसूस कर रहा था। काफ़ी जब मैं उसको देखता रहा तो मैंने उसको इतना महसूस करने लगा कि मैंने उसको अपना ही मान लिया कि कैसा इसको दर्द हो रहा होगा, कैसा इसको फील हो रहा होगा इस समय। तभी जब मैंने उसको इतना ज़्यादा इमोशनली ऑब्जर्व किया और अपने जैसा मान लिया, तो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे मुझे अपने पैर में एक अलग ही प्रक्रिया होती हुई नज़र आई। एक फिजिकल असर मुझे उसमें फील होने लगा, जिससे मैं घबरा भी गया, मैं डर भी गया कि ये मेरे पैर में क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब ब्रेन ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पर कुछ चोट लगी है, कोई घाव लगा है या कोई ऐसी बहुत बड़ी इंसिडेंट वहाँ पर हुई है, तो वहाँ पर उसने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया, जो कि मुझे अच्छी तरह से फील हुआ। उसी समय मुझे इस बात का जवाब मिल गया था कि अगर कोई मेमोरीज मुझे मिल जाएं जब मैं बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज में हूँ, जब एक बच्चा कुछ महीनों का है और उसको वो सारी मेमोरीज मिल जाएं जो कि किसी पिछले इंसान की थी, उसके मरने के बाद उसकी जो मेमोरीज उसको मिल जाएं, और जो घटनाएं उसके साथ में आखिर में मरते समय हुई हैं, और कोई हादसा हुआ है और साथ में कोई जैसे किसी वेपन से, हथियार से उसके ऊपर चोट हुई है, और वो उसको साथ में मेमोरीज में आ जाएं, तो उस रिसेंटली हुई चोट के बारे में वो मेमोरी बड़ी सीरियस होगी, और जिसको वो मेमोरी मिली है वो ब्रेन जो हार्डवेयर में आ चुकी है वो मेमोरीज, वो उसकी रिएक्शन देना शुरू कर देगा। तो जो निशान, बर्थ मार्क्स या बर्थ इफेक्ट्स मिले हैं, वो एग्जैक्टली जैसे किसी को गोली से किसी की मृत्यु हुई तो वो एग्जैक्टली गोली का निशान नहीं होता, बट वहाँ पर स्किन कलर डिफरेंट होता है। किसी की अगर, जैसे एक केस है जिसमें कि एक लेडी का मर्डर हुआ था और मारने से पहले उसकी उंगलियां भी किसी हथियार से कट गई थी। इसका मतलब उस लेडी को मरने से पहले पता लग चुका था कि मेरी उंगलियां कट गई हैं। उसका जब रिबर्थ होता है तो वो जो दूसरा बच्चा, वो एक लड़की होती है छोटी सी, जब एक लड़की जन्म लेती है जिसकी उंगलियां पैदा ही नहीं होती, उसी हाथ की वो उंगलियां पैदा ही नहीं होती, और जब वो बच्ची बोलना शुरू करती है तब वो बताती है कि मैं वो थी और मेरी ऐसे मृत्यु हुई थी और मुझे ऐसे हथियार से मारा था और मेरी उंगलियां काट दी गई थी। जिससे ये साबित होता है कि ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन, उस मेमोरीज की इन्फॉर्मेशन जो आ गई हैं, ब्रेन उसी के हिसाब से अपनी डेवलपमेंट, अपने शरीर की डेवलपमेंट करता है, और वो निशान या ये डिफेक्ट भी वो उस शरीर में ले आता है। इससे ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्टेज है जिस पर वो मेमोरीज पिछले किसी और व्यक्ति की जो मेमोरीज हैं उस बच्चे में आई, वो स्टेज भी हो सकती है जबकि उसका पूरा शरीर पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ था, उंगलियां डेवलप ही नहीं हुई। इसका मतलब है कि वो कौन सी स्टेज रही होगी जिस समय एक बच्चे का जन्म होता है और उसके शरीर की जो डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया भी है कि ब्रेन पहले डेवलप होता है, ये हाथ और ये फिंगर्स, हर चीज़ ये बहुत बाद में डेवलप होती है, तो वो डेवलपमेंट भी नहीं हुई। बाकी जो निशान है वो धीरे धीरे शरीर पर, जब बच्चा पैदा होता है तो वो अंदर ही वो निशान भी डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि जो मेमोरी में आ चुका है उसके अकॉर्डिंग ब्रेन रिएक्ट करने लगता है। जैसे अगर एक और केस है जिसमें एक व्यक्ति की इस साइड में अपना चोट लगने से मृत्यु हुई थी और उसका यहाँ से डिफॉर्मिटी आ गई थी, तो जो बच्चा पैदा होता है जो बाद में कहता है कि मैं वही था, उसकी भी यहाँ पर एक स्ट्रेंज डिफॉर्मिटी मिलती है। तो ये जो बर्थ मार्क्स हैं या जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं, ये भी हमारे ब्रेन से और जो मेमोरीज में आई हैं उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो दर्शकों, यही मेरी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन।
आपको ये कैसी लगी, आप इसके बारे में कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।